नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। धान की फसल में लगने वाले कीटों का जैविक तरीके से नियंत्रण। मधुमक्खियों को हानि पहुंचाने वाले शत्रु कीटों की रोकथाम। धान की खेती करने वाले किसान अपने फसल को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं। पहले बारिश को लेकर और उसके बाद इस मौसम में होने वाले कीटों के प्रकोप को लेकर, क्योंकि जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इस मौसम में कई कीट घात लगाए बैठे रहते हैं जो मौका मिलते ही फसल पर आक्रमण करते हैं और देखते ही देखते फसल चौपट हो जाती है और आपकी सारी मेहनत पर पानी पड़ सकता है। ऐसे में आपके लिए चुनौती भरा काम हो जाता है कि आप अपनी धान की फसल को हानिकारक कीटों से कैसे बचाएं। तो धान की फसल में कीटों के जैविक नियंत्रण के लिए कौन से उपाय अपनाए जाएं? हमारे जितने भर किसान भाई हैं सभी धान की फसल में पूरा तन मन धन से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो हमारे कीड़े और मकोड़े की जो समस्या आती है और उससे वो रूबरू न होते हुए उन्हें खत्म करने के लिए अंधाधुंध कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं हमारे वातावरण में जितने भर पक्षी जीव और वो सब दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। साथ ही आप देख रहे हैं मृदा की जो उर्वरा शक्ति वो क्षीण होती जा रही है, जैसे कि मिट्टी में उर्वरापन लाने के लिए बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर होते हैं और जैसे कि और दूसरा हमारा केंचुए वो खत्म होते जा रहे हैं। किसान भाइयों, चाहे फसल कोई भी हो, कीट कम या ज्यादा सब में लगते हैं, जिसके लिए अधिकतर किसान रासायनिक दवाओं की तरफ ही जाते हैं, जिस पर लागत तो आती है, इनके प्रयोग लाभ के साथ साथ कई तरह के नुकसान भी होते हैं। मेरे किसान भाइयों, मैं अब आपको बताता हूं कि कम से कम और बिना दवाइयों को भी कीड़ों का नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे पहले पत्ती मोड़क कीट आपके यहाँ आता है, जब वानस्पतिक वृद्धि होती है। उस पत्ती मोड़क में क्या करते हैं कि पत्ती मोड़ता है और ऐसे हॉर्टिकल और वर्टिकल दोनों तरह से पत्ती में मोड़ के उसकी सुंडी बैठी होती है और हरापन खुरच खुरच के पत्ती को सफेद कर देती है। इसके लिए मेरे किसान भाई बहुत सारा डस्ट और स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि पत्ती में छुपा हुआ है, पत्ती मोड़ के बैठा हुआ है, क्या दवाई वहां तक पहुंच पाएगी? नहीं। अब आपको एक बहुत सीधा सा साधारण सा उपाय है मेरे किसान भाइयों, एक 10-15 मीटर की एक रस्सी लेकर के और सारे खेत में घूम जाइए। जब सारे खेत में घूम जाएंगे तो वो सुंडी हिल करके पानी में गिर जाएगी। वहां पर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से नीम का तेल छोड़ दीजिए। आपको पता है कि तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है और वो सुंडी पानी की सरफेस पे गिर जाएगी और वो सुंडी को मरना निश्चित है। दूसरा कीट आपके यहाँ 2 बार आता है। एक तो वानस्पतिक वृद्धि पर तना छेदक कीट, जो बीच वाली गोब खींचते हैं तो आसानी से खिस जाती है और एक दुर्गंध आती है सड़े हुई। इसके साथ ही साथ दूसरी बार इस कीट का प्रकोप होता है जब बाली दूध की अवस्था पे होती है और पकने को होती है। उस समय हम उसको ईयर हेड
यानी कि बाली वाली अवस्था में तना छेदक का प्रकोप होता है। इस तना छेदक से हमारी फसल में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कहीं कहीं देखने में आता है कि पूरी फसल पकने को होती है और पूरा खेत सफेद सफेद, जगह जगह सफेद ही सफेद दिखाई देता है। सबसे पहले आप अपने खेत में सभी लोग मिल के एक साथ जगह जगह पीले 4x5 के बोर्ड बनाएं, उन बोर्डों पर ग्रीस लगाएं और व्यवस्था हो तो आप वहां पर 200 वाट का बल्ब लगाएं। बल्ब से क्या होता है कि ये जो जितने भर आपका पत्ती मोड़क है या आपका तना छेदक की तितलियां या और भी तितलियां हैं जो रात को निकलती हैं, सारी लाइट पर आती हैं। जैसी लाइट पर आएंगी वहाँ पीला बोर्ड है, ग्रीस लगा हुआ है, उसके पंख वहीं चिपक जाएंगे और बिना दवाइयों के नियंत्रण हो जाएगा। क्योंकि पहली अवस्था में ये कीट 5 से 10% आते हैं, फिर ये 200, 150, 200, 250 तक अंडे देते हैं। दूसरी पीढ़ी में आपके खेत में बहुत ज्यादा समस्या होती है। इसीलिए आपको सबसे पहले तो आपको लाइट ट्रैप की व्यवस्था करनी है। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप, जिसे गंध पास कहते हैं, इसकी कीमत 30 से 35 रुपए मार्केट में आसानी से मिल जाता है। वहां पर मादा की गंध छोड़ी जाती है जिससे सारे नर वहां आकर के फंस जाते हैं। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमको ये जानकारी मिलती है कि हमारे खेत में कीड़ों का आगमन हो गया है। अगर आपको मास ट्रैपिंग करनी है तो 8 से 10 ट्रैप पर एकड़ आप आराम से लगा सकते हैं, इससे निजात पा सकते हैं। तीसरा काम ये कर सकते हैं, एक अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा। अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा क्योंकि वो अंडों को ही परजीवित करता है और उसको अंडे ही चाहिए। आप जब उसकी संख्या 50 से 1 लाख पर एकड़ तक आप छोड़ देंगे, निश्चित तौर से जितने बार खेत में आपका चाहे पत्ती मोड़क हो, चाहे तना छेदक हो या अन्य लेपिडोप्टेरन जो कीट होंगे, सभी के अंडों को ये परजीवित करेगा और आपकी फसल इस कीड़ों से निजात मिलेगी। चौथा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है नीम का तेल। अगर आपने 2 ml पर लीटर के हिसाब से 15 और 20 दिन के अंतराल पर आपने 2 छिड़काव कर दिए तो आपकी जो फसल है कीड़ा मुक्त रहेगी। इसके बाद मेरे किसान भाइयों, आपकी फसल जब पकने को होती है, दूध की अवस्था में होती है, तो वहां पर एक खतरनाक कीट आता है जो बाली को सफेद करता है और हमारे किसान भाई ये नहीं समझ पाते हैं कि ये तना छेदक है या कोई अन्य कीट है। उसमें वो कीट होता है गंदी बग। पहचान के लिए मैं बता दूं कि जब आपके खेत में आएगा तो एक अजीब सी गंध निकलती है, जिसे हमारे किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि आप हमारे खेत में गंदी कीट आ गया है। यह कीट फूल से लेकर बाली निकालने की अवस्था तक फसल को नुकसान पहुंचाता है। इनका जीवन चक्र 15 से 20 दिन का होता है। शिशु और प्रौढ़ दोनों ही धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और बालियों का रस चूस करके उसको खोखला कर देते हैं। इसीलिए पूरी बाली प्रारंभिक अवस्था में सफेद हो जाती है। अगर दाना पक भी गया है तो उसमें भी वो पेनिट्रेट करता है तो वो दाना हमारा काला पड़ जाता है, वो मार्केट वैल्यू लायक नहीं रहता है। फिर हम उस पर दवाई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डस्ट। और डस्ट आपको पता है कि बाली का नेचर है, वो रोए होते हैं, तो डस्ट बाली पर नहीं रुक पाती, वो गिर के जमीन के नीचे जाती है। और कीड़े का नेचर ये है कि उछट के दूसरे खेत में चला जाता है और हमारा नुकसान बना रहता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है। नुकसान दवाई पर भी खर्च होता है और कीड़े के नुकसान से भी होता है। मैं किसान भाइयों आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आज फसल बहुत अच्छी हो रही है। हम अपने भारतीय बाजार में बेचने के साथ साथ अंतर्राज्यीय बाजारों में भी बेचते हैं, उससे हमको अच्छा धन अर्जित होता है। लेकिन हमने दवाई डाली और उस दाने में कीटनाशकों के अवशेष पहुंच गए और तो वहां विदेश में उस चावल को निर्यात में बहुत ज्यादा समस्या आती है। तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपनी जो फसल लगा रहे हैं, धान उत्पादन कर रहे हैं, तो आप उसको दवाई मुक्त तैयार कीजिए, जिससे कि आपको विदेशों के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे गंदी कीट है, गंदी कीट है नाम से आप जान रहे हैं, तो इसे गंध ही दूर भगा सकती है। जैसे 2.5 से 3 किलो लहसुन को कुचल के और उसका जो सत निकाल करके और उसे 200 लीटर पानी में मिला के जब छिड़काव करेंगे तो आपके खेत से गंदी बग
बहुत दूर दूर तक नहीं आएगा। आपका ग्रीन लीफ हॉपर, हरा फुदका, एक आता है सफेद पीठ वाला फुदका, एक आपका जैसे नीला पर्वता लूजेंस, वो भी आपका फुदका है। ये 2-3 तरह के जो फुदके आपके खेत में लगते हैं, ये आपके जमीन से 1 फीट ऊपर तक तने का रस चूस करके और पूरा गिराने लगते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले आप समझिए फसल हमारी बड़ी हुई है, अच्छी है, जब हम छिड़काव करेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि वहाँ तक ये छिड़काव में नहीं पहुँच पाती है दवाई। तो मैं यहाँ आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आपके खेत में जितना पानी भरा है सब पानी निकाल दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप करना चाहते हैं तो लाइट टैप अगर जगह जगह आप लगा देंगे तो जितना सारा हॉपर आपने देखा होगा कि हमारी मरकरी लाइट में सारा हॉपर लाइट पर आता है। अगर आपने लाइट टैप लगा करके ग्रीस के साथ साथ थोड़ा सा सीरा भी मिला दिया और लाइट का अरेंजमेंट कर दिया तो टोटल हॉपर लाइट पर आता है और वो चिपक जाता है और उसको मर जाता है। ये काम आप करेंगे शुरुआत से, जब मौसम थोड़ा सा ह्यूमिडिटी वाला होगा, मौसम एकदम बादल होंगे, उस समय इस इंसेक्ट का प्रकोप बढ़ता है। आप उस समय बहुत अपने को सावधानी के साथ अलर्ट रहेंगे और आप इन सारे कीड़ों से निजात पा सकेंगे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मधुमक्खियों का मानव जाति से घनिष्ठ संबंध है। ये किसानों का सच्चा मित्र है, लेकिन अन्य जीवों की तरह मधुमक्खियों को भी दुश्मनों से जूझना पड़ता है। इन दुश्मनों के बारे में जानकारी हासिल करना आवश्यक है ताकि हम अपने मित्र कीट को संकट से बचाने का प्रयास कर सकें। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं? आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होती, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं। इसी तरह से कई प्रकार के वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती हैं, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को भी खा जाती हैं। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं, और यह मतलब चूस लेता है जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं। मुख्यतः इसमें देखा जाता है कि नर पशुओं को, ये नर मधुमक्खियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और जैसे हमारे जीव जंतुओं में और हमारे मनुष्यों में जिस तरह से मच्छर हमारा खून चूसते हैं, उसी तरह उसमें वो एक चीज़ और देखा गया है कि जो 10 दिन से कम आयु के जो शिशु रहते हैं, उनका रस चूसने में इनको ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होता है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में यह कीट होता है, उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है, जिसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचा देते हैं।
तो इसका ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः दो तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जा करके उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल, एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फॉर्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे इसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है, वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें। माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खियों के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भरकर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़ियों से भी बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियाँ भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव लीलखेड़ा, जिला जबलपुर के मनमोहन यादव ने। आपने औषधीय फसल सतावर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आइए पहले सतावर के उपयोग के बारे में जान लें। तो सतावर का प्रयोग भूख न लगने, पाचन सुधारने, मानसिक तनाव में राहत और दुधारू पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए किया जाता है। सतावर के जड़ों की ऊपरी छिलके को हटाने पर सफेद दूधिया गद्देदार जड़ प्राप्त होती है, जिसको सुखाने के बाद पीसकर सतावर का चूर्ण बनाया जाता है। इसका 2 से 3 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन गर्म दूध के साथ सेवन करने से गैस की परेशानी नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह बहुत से रोगों के निदान में उपयोगी है। सतावर एक औषधि द्विवर्षीय पौधा है। इसकी जलवायु जो होती है वो गर्म जलवायु होनी चाहिए जो है, यानी कि उष्ण या उपोष्ण जलवायु होना चाहिए। और जो मिट्टी होती है वो दोमट, बलुई, भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए।
सिमैप में इसकी प्रमुख 2 किस्में जो है इस समय अवेलेबल है। पहला जो है वो सिम शक्ति है और दूसरी जो है पीली सतावर के नाम से जानी जाती है, जो कि बहुत ही उन्नत किस्म की यहाँ पे सतावर की वैरायटी है, सिम सुनहरी नाम से। और इसमें इसका उत्पादन भी इसके जड़ों का काफ़ी ज़्यादा है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले जो है 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है पर हेक्टेयर जो है, और मई माह में इसका जो है नर्सरी पड़ती है। इसके बाद 60 से 90 दिनों के अंतराल पे यानी जुलाई अगस्त के माह में इसका जो है पौधरोपण किया जाता है। जी, नर्सरी तैयार करने के बाद जो अंतिम जुताई हम रोपण से पहले करते हैं उसमें 20 से 25 टन हमें जो है गोबर वाली खाद की आवश्यकता होती है, वो हमें अपने खेतों में डलवा देना चाहिए। उसके बाद जो है 80 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया और 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 120 किलोग्राम जो है पोटास की आवश्यकता होती है प्रति वर्ष पर हेक्टेयर के हिसाब से। किसान भाइयों, यूरिया की 80 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा रुपाई के समय दें। इसके अतिरिक्त शेष 130 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग खड़ी फसल में 2 बार करें। किसान भाइयों, सतावर की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर में लगभग 75,000 स्लिप की आवश्यकता पड़ती है। पौधरोपण 60 बाई 60 सेंटीमीटर की दूरी पे होनी चाहिए। जी, गर्मियों में इसमें 20 से 25 दिन के अंतराल पे सिंचाई देनी चाहिए और सर्दियों में 1 से 1.5 माह के अंतराल पे इसमें सिंचाई देनी चाहिए। जी, सतावर की सबसे जो अहम इसका हिस्सा होता है वो जड़ ही होती है, और जड़ का जो है बहुत सारे औषधि रसायनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके जड़ को जब 18 से 24 माह बाद हम इसकी खुदाई करते हैं तो इसकी जड़ों को जो है साफ करके और इसको जो है उबलते हुए पानी में 40 से 50 मिनट के लिए जो है उबाला जाता है। उसके बाद उनको छील कर जो है धूप में जो है 6 से 7 दिनों तक सुखाया जाता है खुली धूप में। इसमें 3.5 से 4 लाख रुपए जो है लागत लग जाती है, और इसके बाद अगर मुनाफे की बात करते हैं तो 7 से 8 लाख रुपए मुनाफा हमको प्राप्त होता है। शुद्ध मुनाफा हमें इसमें 4 से 5 लाख रुपए तक होता है। 3.5 से 4 लाख हमारी लागत निकल जाती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।